आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के विज्ञान विषय के कुछ प्रमुख अंतर के बारे में। यानी जो भी प्रश्न विज्ञान के अंतर से संबंधित आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं या फिर एक दो बार पूछे गए हैं, उन सभी को हम इस वीडियो में कवर किया गया है। विज्ञान विषय की पूरी तैयारी के लिए चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे वीडियो विज्ञान विषय से संबंधित बनाए हैं, उनको भी आप जरूर देखिएगा। निश्चित ही आपको बोर्ड परीक्षा में विज्ञान विषय से संबंधित कोई भी परेशानी नहीं होगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस वीडियो को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। हम शुरुआत करेंगे यहाँ से पहले प्रश्न की। यहाँ पर ऊष्मीय वियोजन और आयनिक वियोजन में प्रमुख अंतर से संबंधित प्रश्न है और इसका आपको उत्तर बताना है। अगर ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है तब आप उसको लिखेंगे कैसे। एक तरफ आप लिखेंगे ऊष्मीय वियोजन और दूसरी तरफ आयनिक वियोजन। ऊष्मीय वियोजन की तरफ आप कुछ अंतर लिखेंगे और उसके बाद आयनिक वियोजन के बारे में आयनिक वियोजन के नीचे लिखेंगे। हम शुरुआत करेंगे यहाँ से। क्या हो जाएगा यहाँ पर ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन ऊष्मा के द्वारा होता है और आयनिक वियोजन जो है विलयन बनाने पर होता है। ऊष्मीय वियोजन में उत्पाद उदासीन अणु होते हैं और आयनिक वियोजन में उत्पाद जो है आयन होते हैं। ऊष्मीय वियोजन में उत्पाद पृथक किए जा सकते हैं और आयनिक वियोजन के उत्पाद पृथक नहीं किए जा सकते हैं। यही कुछ प्रमुख अंतर होंगे ऊष्मीय वियोजन और आयनिक वियोजन में। और हो सकता है वहाँ आपसे 2 से 3 ही अंतर ज़्यादातर पूछे जाते हैं और कभी कभी तो सिर्फ अंतर ही पूछे जाते हैं। यानी आपसे एक प्रश्न बनेगा ऊष्मीय वियोजन और आयनिक वियोजन में प्रमुख अंतर बताइए, प्रमुख अंतर स्पष्ट कीजिए या प्रमुख अंतर जो भी हों उनका उल्लेख कीजिए। तब वहाँ पर आप इनको लिखेंगे। हम यहाँ पर आगे देखेंगे। अगला प्रश्न होगा उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में अंतर। यहाँ पर हम एक तरफ लिखेंगे उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं और दूसरी तरफ लिखेंगे अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे ये अभिक्रियाएं कभी पूर्ण नहीं होती। यानी जो उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं ये अभिक्रियाएं कभी पूर्ण नहीं होती और अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं की बात करें तो ये अभिक्रियाएं पूर्णतः को प्राप्त होती हैं। इसके बाद दूसरा प्रमुख अंतर होगा इन अभिक्रियाओं में उत्पाद पुनः संयोजित होकर क्रियाकारकों को बनाते हैं और इन अभिकारकों में उत्पाद पुनः संयोजित नहीं होते हैं। किसमें? अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में। इसके बाद अगला अंतर होगा ये अभिक्रियाएं अग्र एवं पश्च दोनों दिशाओं में होती हैं। और इसके बाद अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होंगी? ये अभिक्रियाएं एक ही दिशा में चलती हैं। यानी जो उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होंगी ये दोनों दिशाओं में चलती हैं और जो अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं हैं ये दोनों ये एक ही दिशा में चलती हैं। इसको आप ध्यान में रखेंगे। आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट के रूप में रख सकते हैं और मैं ये कह सकता हूँ कि जब आप परीक्षा में बैठेंगे ये सारे प्रश्न हैं देख लेंगे। पूरा वीडियो देखने के बाद जितने भी इस वीडियो में अंतर से संबंधित प्रश्न बताए गए हैं निश्चित ही आपकी बोर्ड परीक्षा में फंस जाएंगे। यानी जब आप परीक्षा में बैठेंगे तो देखेंगे कि जो भी आपसे पूछा गया है वह इसी वीडियो से पूछा गया है, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारे प्रश्न कवर किए हैं। और इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और एक बार में समझ में ना आए तो 2 बार देख लीजिएगा। निश्चित ही इसका लाभ मिल जाएगा आपको। कई बार होता क्या है कि एक बार में कुछ प्रश्न या कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो उसका उत्तर जो है 1-2 बार देखेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगी और आपको सुविधा भी रहेगी। हम आगे देखेंगे। अगला प्रश्न क्या होगा? स्वपोषी, स्वयंपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण में अंतर बताना है आपको। यहाँ पर हम एक तरफ लिखेंगे स्वयंपोषी पोषण और दूसरी तरफ लिखेंगे विषमपोषी पोषण। यहाँ पर पहला जो अंतर है यहाँ पर थोड़ा छोटा लिखा गया है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, कोई भी वीडियो अगर आपको हल्का धुंधला दिख रहा हो तो आप वीडियो की जो क्वालिटी है उसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए तो निश्चित ही आपको बेहतर दिखेगा। यह पोषण हरे पौधों में पाया जाता है जो भोजन के निर्माण के लिए अकार्बनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं, इसलिए हरे पौधों को स्वयं पोषी जीव कहते हैं। इसके बाद विषम पोषी की बात करें तो
इसमें जंतुओं को अपने कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकता के लिए पौधों तथा अन्य जीवों पर निर्भर रहना पड़ता है, जैसे शाकाहारी, मांसाहारी और मृत जीव आदि पर। आगे देखेंगे स्वयं पोषी पोषण की बात करें। यह पोषण हरे पौधों तथा साइनोबैक्टीरिया में होता है, और विषम पोषी पोषण जो होगा, यह पोषण प्रायः सभी जंतुओं, मानव परजीवी, कवक आदि में होते हैं। इंपॉर्टेंट है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट के रूप में रख सकते हैं। और मेरी सलाह यही रहेगी, एक बार परीक्षा में जाने से पहले इन सभी प्रश्नों को जरूर देखिएगा। मैंने बहुविकल्पीय प्रश्नों का एक पूरा वीडियो बनाया है, अगर आप उसको देख लेते हैं तो निश्चित ही इसका लाभ मिल जाएगा आपको, और काफ़ी सारे प्रश्न आपको वहाँ से आपकी परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे। हम आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या होगा, धमनी एवं शिरा में अंतर। और ये प्रश्न पूछा भी गया है, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। धमनी और शिरा, धमनी में कपाट नहीं होते और शिरा में कपाट होते हैं। इसके बाद इसमें रक्त, यानी धमनी में रक्त अधिक दबाव और झटके के साथ तेज गति के साथ बहता है, और शिरा में क्या होता है, इसमें यानी शिरा में रक्त कम दबाव के साथ धीमी गति के साथ बहता है। और धमनी की बात करें तो धमनी की जो दीवार होती है मोटी, पेशीय, अधिक लचीली और ना पिचकने वाली, चिपकने वाली, आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर क्या होगा, ना पिचकने वाली, यानी दबाया जाएगा तो पिचकेगा नहीं। धमनी की जो दीवार होती है मोटी होती है, पेशीय, अधिक लचीली और ना पिचकने वाली होती है, और शिरा की जो दीवार होती है पतली होती है, कम पेशीय और ना के बराबर लचीली और पिचकने वाली होती हैं। इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं, जाइलम और फ्लोएम में अंतर आपको बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, एक तरफ हम लिखेंगे जाइलम और फ्लोएम, और यहाँ पर प्रमुख मैंने दो अंतर लिखे हैं, इंपॉर्टेंट है। जाइलम में पदार्थों का परिवहन वाहिकाओं तथा वाहिनियों द्वारा होता है जो मृतक ऊतक हैं, और फ्लोएम में पदार्थों का परिवहन चालनी ट्यूबों द्वारा सहचर कोशिकाओं की मदद से होता है। जाइलम जड़ से पत्तियों तथा अन्य भागों में जल तथा घुले लवण परिवहित करते हैं, और इसमें क्या होता है, यानी फ्लोएम भोजन पदार्थों की घुली अवस्था में पत्तियों से पादप के दूसरे हिस्से तक परिवहित करता है। आगे देख लेते हैं, श्वासोच्छ्वास तथा श्वसन में अंतर आपको बताना है। इसमें क्या हो जाएगा, यह क्रिया कोशिकाओं के बाहर होती है, और श्वसन क्या होगा, यह कोशिकाओं के अंदर होती है, यानी श्वसन जो है ये कोशिकाओं के अंदर होती है। इसमें ऊर्जा नहीं निकलती है और इसमें जो है ऊर्जा प्राप्त होती है। इस क्रिया में एंजाइमों की आवश्यकता नहीं होती है, और यह क्रिया एंजाइमों की उपस्थिति में ही हो सकती है। यानी जो श्वसन क्रिया होती है इसकी उपस्थिति यह तभी होगी जब एंजाइम उपस्थित होंगे। अगला अंतर क्या होगा, यह क्रिया श्वसन अंगों की अनुपस्थिति में होती है, और यह जो श्वसन क्रिया है यह क्रिया श्वसन अंगों की अनुपस्थिति या उपस्थिति में होती है। ध्यान रखेंगे यहाँ पर अनुपस्थिति में और यहाँ जो है उपस्थिति में होगी। इम्पोर्टेंट है, कभी कभी क्या होता है ये आप भूलेंगे नहीं, यहाँ क्या होगा, यह क्रिया जो है श्वासोच्छ्वास जो क्रिया होगी यह श्वसन अंगों की अनुपस्थिति में होगी, और जो श्वसन क्रिया है यह क्रिया श्वसन अंगों की उपस्थिति में होगी। इम्पोर्टेंट है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या होगा, रुधिर एवं लसिका में अंतर आपको बताना है। क्या होगा, रुधिर और एक तरफ लिखेंगे लसिका। रुधिर में क्या हो जाएगा, रुधिर में प्रोटीन्स की मात्रा अधिक होती है और लसिका में प्रोटीन्स की मात्रा जो है ये कम होती है। क्या होगा, रुधिर में प्रोटीन्स की जो मात्रा होती है अधिक होती है और लसिका में प्रोटीन की मात्रा कम होती है। रुधिर जो होता है यह गहरे लाल रंग का ऊतक है और लसिका जो है यह रंगहीन तरल ऊतक है। और रुधिर जो है आरबीसी, यह आरबीसी जो है यह जो रुधिर में आरबीसी उपस्थित होती हैं और लसिका में जो आरबीसी है अनुपस्थित होती हैं। रुधिर की बात करें तो यह सामान्य तरल संयोजी ऊतक है, और लसिका की बात करें तो लसिका जो है छना हुआ रुधिर है। आगे देखेंगे
कभी कभी बोलते समय कुछ अव्यवस्था हो जाती है, और यानी जो हम कहना चाहते हैं वो निकल कुछ और जाता है मुझसे, इसको आप ध्यान में रखेंगे। काफ़ी चीज़ें रहती हैं और मन में कई सारी चीज़ें चला भी करती हैं, इसीलिए ये कन्फ्यूजन हो जाता है। चलिए प्रश्न पर आते हैं। स्वपरागण और पर परागण में अंतर बताना है आपको। स्वपरागण क्या होगा और पर परागण, यहाँ पर दो अंतर मैंने लिखे हैं। क्या होगा, बाह्य परागण की आवश्यकता नहीं होती है किसमें, स्वपरागण में। और पर परागण जो पर परागण होगा इसमें क्या होगा, बाह्य परागण कारक यानी जैसे वायु, जल, पक्षी, जंतु आदि की आवश्यकता होती है। और इसके बाद स्वपरागण की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, स्वपरागित पौधे संततियों में विविधता उत्पन्न नहीं करते हैं। और पर परागण की बात करें तो यहाँ पर परागित पौधे विविधता युक्त संततियां निर्मित करते हैं। आगे देख लेते हैं। अगला अंतर क्या होगा, पुनरुद्भवन यहाँ पर हो जाएगा, और मुकुलन में अंतर, ये आपको बताना है। और ये प्रश्न जो है आपसे पूछा गया है, इसीलिए ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है। हो सकता है आपसे फिर से पूछा जाए परीक्षा में, इसलिए इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट के रूप में भी रख सकते हैं। क्या हो जाएगा, प्लेनेरिया को किसी भी संख्या में काटा जा सकता है तथा प्रत्येक टुकड़ा पूर्ण जीवधारी में विकसित हो जाता है। और मुकुलन में क्या होगा, जब पूर्ण वयस्क मुकुल जनक शरीर से पृथक हो जाते हैं तब नए जीवधारी में विकसित हो जाते हैं। इसके बाद क्या होगा, जीवधारी के टूटे लघु भाग या कटे हुए भाग नए जीवधारी का निर्माण करते हैं। उसके बाद मुकुलन में जनक के शरीर के लघु भाग कलिका के रूप में बढ़ते हैं तथा ये अलग होकर नया जीवधारी बनाते हैं। आगे देख लेते हैं। तो यहीं पर ये अंतर से संबंधित वीडियो समाप्त होता है। यानी इतने ही अंतर से संबंधित प्रश्न इम्पोर्टेंट थे। यानी जो भी मैंने बताए हैं इस वीडियो में प्रमुख अंतर, इनको 1 से 2 बार जरूर देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा संभावना है यहाँ से प्रश्न बनने की। यानी ये आप मान कर चलिए कि जब आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा अंतर से संबंधित विज्ञान विषय में प्रश्न, तो यहाँ से प्रश्न निश्चित तौर पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी आप लोग तैयारी करते रहिए। आपके मन में कोई भी कमेंट है बोर्ड परीक्षा से संबंधित तो बेझिझक कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और सभी व्हाट्सएप ग्रुप में इत्यादि में जहाँ पर भी शेयर कर सकते हैं शेयर जरूर करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक करिएगा तब जब आपको अच्छा लग रहा हो वीडियो।